पहली किसी क्लास में मैंने कहा था कि इंसान ताले की तरह होते हैं और तमाम ताले देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी जो चाबी होती है वो डिफरेंट होती है, कीज़ डिफरेंट होती हैं। तो डाइवर्सिटी बुनियादी तौर पे उन डिफरेंसेस को और उन नुक्ता नज़र के इख्तलाफ को एड्रेस करने का एक मैनेजमेंट का टूल है, जिसमें पहले हम ये एनालाइज करने की और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो डिफरेंसेस होते हैं, ये जो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र होते हैं, इनकी वजह क्या होती है, इनकी किस्में कौन कौन सी हैं और इनके साथ हमने कोप कैसे करना है। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, स्टीफन कोवे एक बहुत बड़े मैनेजमेंट के स्कॉलर हैं, गुरु हैं। उन्होंने किताब लिखी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। वो तमाम लोग जो इफ़ेक्टिवली अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना चाहते हैं, उनके लिए एक गाइडलाइन है वो 7 हैबिट्स, कि कौन-कौन सी ऐसी 7 हैबिट्स है जो कि इफ़ेक्टिव पीपल के अंदर होती हैं, इफ़ेक्टिव लोगों के अंदर होती हैं। तो उनकी एक सेइंग है, हमारे मुआशरे में इसके उलट होता है। वो ये कहते हैं कि फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। सबसे पहले समझो। हाँ, हम ये करते हैं, हम पहले समझाने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि पहले यार मेरी बात सुन लो, मेरा नुक्ता नज़र देखो, उसके बाद मुझे समझाना तुम क्या कहना चाहते हो। और लेकिन वो ये कहते हैं कि पहले आपने अगले का नुक्ता नज़र समझना है और उसके बाद अपनी बात कन्वे करनी है। आप नोटिस करें, आपके अपने बिहेवियर के अंदर एक चीज़ होगी कि जब भी आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं, निगोशिएशन में जाते हैं या किसी बात पे बहस कर रहे होते हैं, तो जब अगला बंदा बोल रहा होता है तो नॉर्मली हमारा बिहेवियर ये है कि जब वो बात कर रहा होता है तो उस वक्त हम सोच रहे होते हैं कि हमने इसको जवाब क्या देना है। तो इसका मतलब है कि हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, हम ये चाहते हैं कि पहले हमें अंडरस्टैंड किया जाए। टू बी अंडरस्टूड की जो ख्वाहिश है ना, कि पहले मेरी बात को समझा जाए, सुना जाए, उसको रियलाइज़ किया जाए, ये डाइवर्सिटी मैनेजमेंट में या मुख्तलिफ लोगों के साथ जब आप डील करेंगे तो उसमें एक हिंड्रेंस क्रिएट करेगी, एक मसला पैदा करेगी। क्योंकि जब आप अपना वन, क्योंकि कम्युनिकेशन का बुनियादी असूल ये होता है कि कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज टू वेज़। अगर आप वन वे कम्युनिकेशन करेंगे, टू वे कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ, तो अगर आप बोल नहीं भी रहे तो आप उस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन टू वे नहीं हुई। आइडियली तो ये होना चाहिए कि एक बंदा बात करे, अगला उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करे, दूसरा रिस्पॉन्ड करे और उसके बाद मैसेज ट्रांसमिट हो, मैसेज अगले बंदे तक पहुंचे। लेकिन अगर दूसरी तरफ से कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं भी आता, बैकवर्ड कम्युनिकेशन नहीं भी होती, तो कम से कम उसको अंडरस्टैंड ज़रूर करना चाहिए। तो डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए, समझने के लिए ज़रूरी ये है कि हम ये कोशिश करें कि पहले हम अगले बंदे की बात सुने, समझें और जिस तरह वो समझाना चाहता है उस तरह समझें और उसके बाद फिर अपना आर्ग्यूमेंट उनके सामने रखने की कोशिश करें। डाइवर्सिटी के लिए बुनियादी असूल ये है कि पहले आप अगले बंदे का आर्ग्यूमेंट समझें, उसकी पोजीशन समझें, वो क्यों सर्टन तरीके से बिहेव कर रहा है, सर्टन तरीके से सोच रहा है, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद आपने अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी की बुनियादी तौर पर डेफिनेशन ये है, द वेज इन विच पीपल आर इन ऑर्गेनाइजेशन आर डिफरेंट फ्रॉम एंड सिमिलर टू वन अनदर। डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और किस तरह एक दूसरे जैसे होते हैं, दोनों को समझना इज अंडरस्टैंडिंग द वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह लोग एक दूसरे के जैसे होते हैं उसको समझना और कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं इसको समझना इज डाइवर्सिटी मैनेजमेंट और वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। एक जैसे कैसे होते हैं, जिस तरह अब इस क्लास के अंदर आप सारे एक जैसे हो, सारे स्टूडेंट्स हैं, आप सारे एक जैसे हैं, इसको भी समझना कि सारे स्टूडेंट्स एक जैसे होते हैं और इस बात को भी समझना कि आप सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। इन दोनों चीज़ों को समझना इज वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। बीइंग अ ह्यूमन, आप सारे एक जैसे हैं,
अब उसमें फर्दर कैटेगराइजेशन की जाए, एक जेंडर का डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है कि मेल और फीमेल, अब ये डिफरेंस आ गया हाइट का, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का, बिहेवियर का, सोच का, एजुकेशन के बैकग्राउंड का, फैमिली बैकग्राउंड का, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं, इनको भी अंडरस्टैंड करना और किस तरह से आप एक दूसरे जैसे हैं उसको अंडरस्टैंड करना इज अंडरस्टैंडिंग द वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। अब जो डाइवर्सिटी होती है इसको दो लेवल्स पे डिवाइड किया जा सकता है या समझा जा सकता है। पहली है कि सरफेस लेवल डाइवर्सिटी। सरफेस होता है सतह के ऊपर, सामने, अपेरेंट, ज़ाहिरी तौर पे जो हमें डाइवर्सिटी नज़र आती है, easily perceived differences that may trigger certain stereotypes, but that do not necessarily reflect the ways people think or feel। इसमें दो तीन लफ्ज हैं जो कि आपके लिए शायद नए होंगे। स्टीरियोटाइप्स, स्टीरियोटाइप्स क्या होता है कि इस पे आगे जाके हम मजीद तफसील से भी बात करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपने एक प्री कंसीव्ड ओपिनियन बना लिया अबाउट अ पर्सन बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ सर्टन ग्रुप। दिस इज कॉल्ड स्टीरियोटाइपिंग। मिसाल के तौर पे आपने ये प्री कंसीव्ड ओपिनियन बना लिया कि जो देहातों से स्टूडेंट्स आते हैं वो नालायक होते हैं। प्री कंसीव्ड होता है पहले से, बिफोर हैंड। आपने क्लास से आने से पहले ये सोच लिया कि आज की क्लास में मजा नहीं आएगा, आपने प्री कंसीव्ड एक ओपिनियन बना लिया पहले से। तो स्टीरियोटाइपिंग इज कि आप किसी बंदे के बारे में एक जजमेंट बना लेते हैं, एक ओपिनियन बना लेते हैं बिकॉज ही और शी बिलोंग्स टू अ सर्टन ग्रुप, और उस ग्रुप के बारे में आपकी एक राय है। मिसाल के तौर पे जब पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी हो रही थी तो हमें जो भी दाढ़ी वाला पठान लड़का नज़र आता था तो हम डाउटफुल हो जाते थे। ये क्या था? हमारी स्टीरियोटाइपिंग थी। 9/11 के बाद मुसलमानों से ख़ास तौर पे चेकिंग करना शुरू कर दी यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर, उन्होंने एयरपोर्ट्स के ऊपर। तो वो क्या था? वो स्टीरियोटाइप था कि एक ग्रुप के किसी सेगमेंट ने ख़ास तरह से बिहेव किया, उसकी वजह से आपने प्री कंसीव्ड ओपिनियन बना लिया उस पूरे ग्रुप के बारे में। अब दिस मे बी बेस्ड ऑन रियलिटी एंड दिस मे नॉट बी बेस्ड ऑन रियलिटी, क्योंकि सारे लोग तो एक तरह से नहीं हो सकते, कुछ मुख्तलिफ भी होंगे। तो एक होता है कि सरफेस लेवल पे जो ज़ाहिरी तौर पे फ़र्क आपको नज़र आता है, उसकी वजह से आप एक स्टीरियोटाइप बना लेते हो कि ये बंदा, इसके अंदर ये डिफरेंसेस होंगे। तो अब उसके बारे में हो सकता है कि वो उसके अंदर वो आदत, वो हैबिट, वो करेक्टरिस्टिक्स हों, लेकिन हो सकता है ना हो। तो दिस इज कॉल्ड सरफेस लेवल डाइवर्सिटी, कि जब ज़ाहिरी तौर पे नज़र आने वाले जो फैक्टर्स हैं उनके अंदर मौजूद जो डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से आप किसी बंदे के बारे में स्टीरियोटाइप कर लेते हैं। स्टीरियोटाइप इज अ योर परसीव्ड or preconceived opinion about a person because he belongs to a certain group। तो दिस इज कॉल्ड सरफेस लेवल डाइवर्सिटी, जो जाहिरी तौर पे नजर आती है। जेंडर की डाइवर्सिटी, इस क्लास में जेंडर की डाइवर्सिटी ये जाहिरी तौर पे नजर आ रही है। अब एक मेल सेगमेंट है, एक फीमेल सेगमेंट है। अब ये डाइवर्सिटी है, सरफेस लेवल डाइवर्सिटी है। अब इसकी वजह से मैं ये प्री कंसीव्ड बता लूँ, अपनी ओपिनियन बना लूँ कि चूँकि ख़वातीन या लड़कियों के पास टाइम ज़्यादा होता है, ये फोकस ज़्यादा होती हैं, तो इनके नंबर ज़्यादा आएंगे। लड़कों के पास चूँकि फोकस की कमी होती है, इनके और मशागिल बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके पास टाइम कम होता है टू स्टडी, इसलिए इनके नंबर कम आएंगे। तो दिस इज़ माई प्री कंसीव्ड ओपिनियन बिकॉज ऑफ अ स्टीरियोटाइप, कि लड़कियों के बारे में एक स्टीरियोटाइप है कि वो और तरह से बिहेव करती हैं, लड़कों के बारे में एक प्री कंसीव्ड स्टीरियोटाइप है कि वो और तरह से बिहेव करते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये वाला जो मेरा स्टीरियोटाइप है अबाउट द क्लास, दैट मे बी ट्रू एंड मे नॉट बी ट्रू, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कि मेरे इस प्री कंसीव्ड ओपिनियन के ऊपर कुछ लड़कियां पूरी उतरें, कुछ फीमेल स्टूडेंट्स अच्छे नंबर लें, लेकिन हो सकता है कि कुछ जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छे नंबर ले जाएं। तो इस वजह से
इस डाइवर्सिटी को कहा जाता है, इस डिफरेंस को कहा जाता है, इस फर्क को कहा जाता है कि ये सरफेस लेवल है। ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अब इसके अगला जो लेवल है दैट इज कॉल्ड डीप लेवल डाइवर्सिटी। अब ये उससे अगले लेवल पे जाएगी जब बात के डिफरेंसेस इन वैल्यूज, पर्सनैलिटी एंड वर्क प्रेफरेंसेस। जब आप किसी बंदे या एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स के दरमियान डिफरेंस क्रिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज, पर्सनैलिटी एंड वर्क प्रेफरेंसेस। अब ये वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज अकदार, हाँ गुड वर्ड, अकदार कि किन चीज़ों को आप सही समझते हैं और किन चीज़ों को आप गलत समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर कल्चर, नॉर्म्स, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड। इससे आपकी वैल्यूज बनती हैं। आप इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, आपने कभी ये गौर किया है कि इस इंस्टीट्यूशन की क्या वैल्यूज हैं? पता है आपको? अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता, दैट डजंट मीन कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। इनकी वैल्यूज हैं। ब्रेक में जाके आपने कैंपस में ढूंढना है कि कहाँ लिखी हुई है, लिखी भी हुई है, पब्लिक लिखी हुई है। हाँ, अब उन वैल्यूज को पढ़ के आपने फिर देखना है कि क्या वो वैल्यूज प्रैक्टिस भी होती हैं कि नहीं। ये सिर्फ मार्केटिंग का एक टूल नहीं होती। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज होती हैं, ये सिर्फ मार्केटिंग का टूल नहीं होती। इसके अंदर एक बहुत ही डीप और इनर और इनेट मैसेज होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है। उसके विजन स्टेटमेंट के अंदर कुछ मैसेजेस होते हैं। खैर, ये आपकी जो एडवांस लेवल्स हैं, एडवांस लेवल के जो कोर्सेज हैं, उनके अंदर इनके ऊपर बात होती है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर ये पढ़ाया जाता है कि जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे बनती हैं और वैल्यूज़ की क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं। तो अकदार किसी इदारे की, बंदे की, ग्रुप की, और ये फॉर्म कैसे होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, नॉर्म्स, आपकी एजुकेशन कैसे हुई, आपके सोशो इकोनॉमिक हालात कैसे थे, उनसे आपकी वैल्यूज़ बनती हैं। नॉर्म होता है, नॉर्म ये है, कहाँ लिखा हुआ है कि क्लास में एंटर होने से पहले इजाज़त लेनी है, क्लास में शोर नहीं करना, बड़ों की इज्जत करनी है, झूठ नहीं बोलना। ये सारे नॉर्म्स हैं। नॉर्म्स का अब ये कानून नहीं है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको सजा तो नहीं मिलेगी ना। पाकिस्तान की कोई इदारा तो आपको नहीं पकड़ लेगा अगर आपने झूठ बोला है या आपने किसी की इज्जत नहीं की। लॉ नहीं होता। नॉर्म इज नॉट अ लॉ। नॉर्म इज नीदर अ लॉ नॉर अ पॉलिसी। ये पॉलिसी भी नहीं होती। ये अनरिटन, लिखी हुई नहीं होती। मुआशरा खुद से डिसाइड कर लेता है। एक कलेक्टिव विजडम होती है मुआशरे की, वो डिसाइड कर लेती है कि ये वाले काम हमने नहीं करने। जैसे शायद पहली क्लास में हमने कहा था कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है कि आपके बाप का क्या नाम है। अमेरिका के एप्लीकेशन फॉर्म में जो स्टूडेंट अप्लाई करता है वहाँ नहीं लिखा होता। तो अब उनका सोशल नॉर्म ये है कि ये नहीं पूछना चाहिए, ये पर्सनल सवाल है, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ये कोई इदारा क्यों पूछ रहा है। ये उनका नॉर्म है। हमारा नॉर्म है कि नहीं, लिखा होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो सोशल नॉर्म या नॉर्म बेसिकली कोई भी मुआशरा खुद बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव विजडम। उस मुआशरे का जो इज्तमाही शऊर होता है उससे डिफाइन होती हैं कि क्या नॉर्म्स होंगे। उसके बाद पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं। अब इस क्लास में अगर 50 प्लस स्टूडेंट्स हैं तो 50 प्लस पर्सनैलिटीज़ हैं। तो इसका मतलब है कि जो डाइवर्सिटी का, जो डिफरेंस का, जो एक अपोजिंग आर्ग्यूमेंट का, मुख्तलिफ सोच का जो चांस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि पर्सनैलिटी तो डिफरेंट होती है। और उसके बाद वर्क प्रेफरेंसेस। वर्क प्रेफरेंसेस आपको अंदाज़ा है कि आपने, कुछ लोगों ने अभी तक असाइनमेंट जमा नहीं कराई, ये एक वर्क प्रेफरेंस है। कुछ लोगों ने बिल्कुल ड्यू डेट पे बना ली, अब ये एक वर्क प्रेफरेंस है। कुछ लोगों ने जो एक्सटेंडेड टाइम था उसमें बनाई। कुछ लोगों ने मिड टर्म का पेपर ही नहीं दिया, अब ये भी एक वर्क प्रेफरेंस है। तो आपके ज़िम्मे जो भी काम है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे पर्सनल लाइफ में चले गए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चले जाएं, बिजनेस में चले जाएं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाएं, तो काम को लेके आपकी जो प्रेफरेंस बनती है वो भी एक लेवल ऑफ डाइवर्सिटी क्रिएट करती है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस तरह इस क्लास में है, ऑर्गेनाइजेशन में भी सारे स्टार परफॉर्मर नहीं होते। जिस तरह क्लास में सारे स्टार परफॉर्मर नहीं होते, तो ये जो डिफरेंस आएगा,
ये जो इख्तलाफ आएगा, ये जो डाइवर्सिटी आएगी, इसको कहते हैं कि ये डीप लेवल डाइवर्सिटी है। अगर हम इसकी टाइमलाइन और एवोल्यूशन को देखें कि डाइवर्सिटी जो वर्कफोर्स के अंदर आई है, इसमें हिस्टोरिकली कैसे डेवलपमेंट हुई और ये किस तरह इमर्ज हो गया, ये कोई बहुत बड़ा पुराना फिनोमेना नहीं है। जैसे मैनेजमेंट के बारे में मैंने कहा था कि ये हार्डली 100 साल पहले चीज़ एक इमर्ज होके आई है। उससे पहले मैनेजमेंट का जो फील्ड है, ऐसे सेपरेट फील्ड ऑफ इंक्वायरी और फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एग्जिस्ट नहीं करता था। तो 1960 और 70 की दिहाई के अंदर जो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है या जो लोगों के दरमियान डिफरेंस होता है और उस डिफरेंस का ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, वर्क प्लेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका पहला फेज आता है, जिसमें फोकस वाज ऑन कंप्लाइंग विद द लॉज एंड रेगुलेशन। सबसे पहले इस बात पे फोकस किया गया कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज किया जाए थ्रू द लॉ, थ्रू द रेगुलेशंस। इसमें सिविल राइट्स एक्ट बनता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट कमीशन बनता है और अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनते हैं। आपने कभी कोई इश्तिहार अगर देखा हो तो उसके अंदर एक लाइन लिखी होती है कि वी आर इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर। कभी ये नोटिस किया है किसी ने? जब भी कोई जॉब का ऐड अखबार में आता है तो उसमें एक लाइन लिखी होती है कि वी आर इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर। ये क्यों लिखी होती है? ये इस वजह से लिखी होती है कि ये एक कानून है, सिविल राइट्स एक्ट। उसको कंप्लाई करने के लिए हर कंपनी की ये जिम्मे होता है कि वो अपने इश्तिहार के अंदर इस बात को एक्सप्लिसिटली मेंशन करे, वाज़े तौर पे लिखे कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर हैं। हम ऑन द बेसिस ऑफ एनी डाइवर्सिटी, चाहे मेल फीमेल है और जितने भी डिफरेंसेस हैं जो हम आगे जाके देखेंगे भी कि एज की वजह से जो डिफरेंस आता है, सोशो इकोनॉमिक कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से डिफरेंस आता है, उनको हम कंसीडर नहीं करते जब हम एम्प्लॉयमेंट के लिए बंदों को शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं। तो स्टार्ट ये होता है कि 1960 और 70 की दिहाई में ये रियलाइजेशन आना शुरू होती है कि ये जो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी है, लोगों के दौरान या लोगों के दरमियान जो डिफरेंस होता है, इसको एक्नॉलेज किया जाए और इसको एक्नॉलेज किया जाए थ्रू द लॉ। कानून पास किए जाए और उस कानून की इम्प्लीकेशन अब भी है कि हमें हर इश्तिहार में जो अखबार के अंदर छपता है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट के ऊपर आता है तो उसमें ये लाइन लिखी होती है कि वी आर इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर। उसके बाद जो अगला फेज आता है इसमें, वो अर्ली 80s के अंदर आता है कि एसिमिलेटिंग माइनॉरिटीज एंड वुमेन इनटू कॉर्पोरेट सेटिंग। इसमें किया यह जाता है कि अब इससे बात जो आगे बढ़ती है कि कानून तो आपने बना दिया, अब जो डाइवर्सिटी की या वर्क प्लेस इन्वायरमेंट के अंदर जो डिफरेंसेस आते हैं उसमें दो सेगमेंट हमेशा हर मुआशरे में वनरेबल रहते हैं। पूरी दुनिया में यही रहता है और वो दोनों सेगमेंट्स होते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अकलियत है किसी भी मुआशरे के अंदर, मज़हब के हवाले से जो कम लोग हैं वो वनरेबल रहेंगे, और दूसरा ख़वातीन। ख़वातीन हमेशा वनरेबल रहती हैं पूरी दुनिया में कि एक सर्टन टाइप ऑफ स्टीरियोटाइपिंग है अबाउट फीमेल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। मिसाल के तौर पे अब ये कहा जाता है कि अगर सेल्स फोर्स की बात की जाए, सेल्समैन कौन होगा? मेल होगा। ड्राइवर कौन होगा? सिविल इंजीनियर कौन होगा? हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली कौन होगा? हेड ऑफ फैमिली कौन होगा? आर्मी चीफ कौन होगा? हमारी 74 साल की तारीख में एक खातून है जो कि प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो ये क्या है? ये एक इन बिल्ट डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन टू जेंडर्स के, और ये मतलब हज़ारों साल की इंसान की तारीख में ये चीज़ इमर्ज होके हमारे वैल्यू सिस्टम का हिस्सा बन गई है कि हमने इनको, ख़वातीन को एक सेकंड क्लास सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी बनाया हुआ है ड्यू टू दिस स्टीरियोटाइपिंग। और दूसरा जो सेगमेंट होता है जो कि वनरेबल होता है वो किसी भी माशरे में मिनॉरिटीज़ का होता है, जो अकलियत होगी। हमारे माशरे में देख लें कि जितनी भी और जॉब्स हैं, गटर कौन साफ करते हैं? ईसाई। आपको बहुत कम लगेगा कि कोई मिलेगा कि कोई मुसलमान है। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये जो
जेनिटोरियल स्टाफ होता है, सफाई करने वाला स्टाफ होता है। ये कौन लोग होते हैं? अमूमन क्रिश्चियंस होते हैं। तो अब ये डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करती है और ये पूरी दुनिया में करती है। गल्फ के अंदर चले जाएं तो सड़कों की सफाई करने वाले आपको पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन मिलेंगे। वेस्ट में चले जाएं, पेट्रोल पंप पे काम करने वाले पाकिस्तानी, इंडियंस आपको मिलेंगे। वहां पे ये उलट है। तो इसका मतलब है कि ये एक जो डिफरेंस है वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का, या जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये एग्जिस्ट करती है। तो दूसरा जो फेज आता है इसकी एवोल्यूशन में कि वर्क फोर्स डाइवर्सिटी को पहले तो वो रिकग्नाइज किया जाए, उसके बारे में कानून बनाया जाए, और उसके बाद ये जो वनरेबल सेगमेंट है, वनरेबल का उर्दू क्या होता है? किसी रिस्क के ऊपर होता है, खतरे में जो होती है वो सेगमेंट जो खतरे का शिकार होता है, तो इनको फिट करना है। अब अगली बात आई कि इनको फिट किया जाए इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। जो वनरेबल सेगमेंट्स है, इनकी जो प्रेजेंस है, इनका जो हिस्सा है, उसको बढ़ाया जाए। उसके बाद अगली कहानी लेट 80s में शुरू होती है, जब ये रियलाइजेशन आती है कि कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एक्सपेंड्स फ्रॉम द कंप्लायंस टू एन इशू ऑफ अ बिजनेस सर्वाइवल। यहाँ पे क्या बात हो रही पहले दोनों सेगमेंट्स में कि ये कंप्लायंस है। कंप्लायंस क्या होती है? नहीं, कंप्लायंस क्या होती है? व्हाट इज कंप्लायंस? कंप्लायंस होती है कोई भी कानून को मानना, अप्लाई करना। तो कानून की अमलदारी, यहाँ पे बात हो रही है कानून की अमलदारी। कानून बनाया गया, यहाँ पे कानून की अमलदारी करवाई गई कि कानून के जरिए जो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी है इसको इंश्योर किया जाए। अब इससे बात आगे चली गई कि ये बात सिर्फ कंप्लायंस की नहीं है, कानून बना के कानून की अमलदारी की नहीं है, कानून को इन्फोर्स करने की नहीं है, ये बेसिकली बिजनेस के सर्वाइवल की बात है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बिजनेस सर्वाइव करे, तो आपको ये जो वर्क फोर्स की डाइवर्सिटी है, ये क्या होती है, कैसे होती है, इसकी हम आगे जाके बात करेंगे। अभी सिर्फ इसकी हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बिजनेस सर्वाइवल का सवाल है। आपका बिजनेस फ्लरिश ही नहीं कर पाएगा अगर आपने ये वर्क अगर आपने वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को इनकारपोरेट ना किया, एक्नॉलेज ना किया, और अपने बिजनेस की जो पॉलिसीज हैं उनको कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज ना किया। ठीक है जी। और जो ये टर्म है, ये फर्स्ट टाइम लेट 80s के अंदर इस्तेमाल की गई वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की। अच्छा जी, उसके बाद लेट 80s और लेट 90s में एक अगला आता है इसमें कि हमने इस जो सेंसिटिविटी है। अच्छा, सेंसिटिविटी क्या होती है? व्हाट इज सेंसिटिविटी? किसी भी चीज़ के बारे में हसास होना। अब आपने कानून भी बना लिया, कानून के बाद उसको कंप्लाई भी करा लिया, कंप्लाई कराने के बाद अब आपने ये भी फैसला कर लिया कि ये जो बात है ये कानून और कानून की अमलदारी की नहीं, बिजनेस के सर्वाइवल की है। तो अब इसका मतलब है कि इसको एक आप सेंसिटिव इशू समझते हैं। तो अब आपने इसके ऊपर बात ये करना शुरू कर दी कि ये सेंसिटिविटी को फॉस्टर करना शुरू कर दिया, सेंसिटिविटी को इनकारपोरेट करना शुरू कर दिया। आगे जाके हम एक कोक का केस भी डिस्कस करेंगे। जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, कभी आपने सुना है पाकिस्तान की किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने सुना होगा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। कोक के अंदर चीफ डाइवर्सिटी ऑफिसर भी है कि ऑफिसर के चीफ डाइवर्सिटी ऑफिसर का मतलब है कि ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप के ऊपर है, या फिर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के सबसे ऊपर होता है। तो एक ऐसा बंदा भी एग्जिस्ट करता है जिसका सिर्फ ये काम है कि उसने कोक के अंदर जो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है उसको मैनेज करना है। तो ये क्या है? दिस इज फॉस्टरिंग द सेंसिटिविटी, कि जो सेंसिटिविटी एग्जिस्ट करती है उसको एक्नॉलेज किया जाए, उसको रिकग्नाइज किया जाए और उसका इजहार किया जाए, उसको फॉस्टर किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। और फिर उसके बाद इस वक्त जिस स्टेज में हम है, दैट इज कॉल्ड न्यू मिलेनियम। मिलेनियम क्या होता है? व्हाट इज मिलेनियम? मिलेनियम क्या होता है? वो मिलेनियल्स होते हैं। मिलेनियम 1000 साल का एक मिलेनियम होता है। तो नहीं, सदी तो 100 साल की होती है, 1000 साल। तो न्यू मिलेनियम कब शुरू हुआ है हमारा? सन 2000। तो मतलब जो
अब आगे जाके 3000 में शुरू होगा। तो न्यू मिलेनियम में फोकस वाज ऑन इंक्लूसिव फॉर बिजनेस सक्सेस। आपने इंक्लूसिव करना, इंक्लूसिव होता है शामिल करना। तो अब आपने जो जेंडर की डाइवर्सिटी है, खैर जेंडर डाइवर्सिटी इज अ वेरी नैरो टर्म। जो वर्क फोर्स के अंदर डाइवर्सिटी है उसको आपने अपनी बिजनेस के अंदर सक्सेस के लिए कोर बिजनेस इशू के तौर पे इंक्लूड करना है, इंक्लूसिव बनाना है एज पार्ट ऑफ योर सेंसिटिविटी टू द इशू ऑफ वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। तो इस तरह से जो वर्क प्लेस के अंदर जो डाइवर्सिटी होती है, जो डिफरेंसेस होते हैं, जो इख्तलाफ होता है, इसकी एक हिस्ट्री है जो कि इमर्ज होकर हमारे सामने आती है। मतलब 1960 में जो बात शुरू हुई, तकरीबन 70 साल पहले इस बात को रियलाइज़ करना शुरू किया गया था। और वर्क फोर्स डाइवर्सिटी का जो वर्ड है, जो टर्म है, 1980 की दिहाई में ये पहली दफ़ा इस्तेमाल की गई। अच्छा, अब वर्क फोर्स की जो डाइवर्सिटी है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसकी अहमियत क्या है, इसको रिकग्नाइज करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले पीपल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज मैनेजिंग मैन। तो आपका बीइंग अ मैनेजर जो प्राइमरीली जॉब होगी दैट इज टू मैनेज मैन, एंड मैन आर पीपल। तो पीपल मैनेजमेंट के लिए, और अगर ये डाइवर्सिटी उन मैनेजर्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है, तो आपकी बीइंग अ मैनेजर ये जॉब होगी कि आपने इस डाइवर्सिटी को मैनेज करना है वाइल मैनेजिंग द पीपल। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पीपल मैनेजमेंट में, दैट इज़ कि बेटर यूज़ ऑफ एम्प्लॉय टैलेंट। मुख्तलिफ सोच रखने वाले जो लोग होते हैं उनका जो टैलेंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो उनको अगर आप हार्नेस करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे। ये जब मैं स्लाइड्स बना रहा था तो मुझे ये बात देखते हुए याद आया कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में चले गए थे, तो मक्का से जब उन्होंने अटैक किया है कुरैश ने, तो 12,000 वो थे कुरैश के, तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 3,000 लोग थे। तो समझ नहीं आ रही थी ये प्रपोर्शन क्या होगा, ये जंग कैसे होगी। जंग खंदक की बात कर रहा हूँ। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने एक नया आइडिया दिया। वो बेसिकली ईरान से थे, फ़ारस से। फ़ारस इज़ ईरान, इसलिए उनका नाम सलमान फ़ारसी है। तो उन्होंने आइडिया ये दिया कि जब हमारे मुल्क में जंग होती थी और दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा होती थी, तो हम ये करते थे कि शहर से बाहर जाके खंदक खोद देते थे। अब अरबों के लिए ये नई बात थी। अरब में किसी को नहीं पता था कि इस तरह से ट्रेंच बना के अपने आप को एक मुहासरे में दे के अंदर रह के सप्लाईज इकट्ठी करके इस तरह से भी एक ऑफेंसिव तो नहीं है, डिफेंसिव जंग हो जाती है। तो आप ऐसे भी लड़ सकते हैं। तो अब अगर हज़रत सलमान फ़ारसी उस वक़्त ना होते वहाँ पे, तो अरबों को तो नहीं पता था कि ट्रेंच भी बनाई जा सकती है, खंदक भी खोदी जा सकती है। तो सेम अप्लाइज़ टू द मैनेजमेंट एज़ वेल, कि हो सकता है कि कोई बहुत ही अपीरेंट सॉल्यूशन हो, हमें ना पता चल रहा हो, और किसी बंदे के सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एक्सपीरियंस, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उस बात का उसको पता हो कि ये तो सीधा-सीधा मसला है। तो जो वेरियस डिफरेंसेस होते हैं इन द टैलेंट, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, उसको स्नब नहीं कर देना चाहिए। स्नब क्या होता है? व्हाट इज स्नब? मैंने ऐसे किया तो इसका मतलब ये होता है। स्नब होता है दबा देना, इग्नोर से, मतलब इग्नोर तो आपने सुना या अनसुनी कर दी, लेकिन स्नब होता है उसको रोक देना, उसको डिस्करेज कर देना, जिसकी कोई जरूरत नहीं, ये फजूल सोल्यूशन तुम बता रहे हो। अच्छा जी, दूसरा वायदा क्या होता है, ये जिसपे अभी हम बात कर रहे थे कि इंक्रीज्ड क्वालिटी ऑफ द टीम प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट। ये जो हमने एक प्रॉब्लम आया कि 12,000 का मुकाबला 3,000 तो नहीं कर सकते। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोई भी वजह या कोई भी सोल्यूशन अरब कल्चर में मौजूद नहीं था। तो एक बंदा जो कि डिफरेंट कल्चर से आया था, डाइवर्सिटी थी, डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज किया गया। हमारे माशरे में तो ये होता है ना कि जो बंदा बाहर से आता है उसको एसिमिलेट करना, अपने माशरे में एक इंडिविजुअल फ़र्द के तौर पे कबूल करना ही बहुत बड़ा मसला होता है। तो वहाँ पे अगर डाइवर्सिटी को इस तरह एक्नॉलेज ना किया जाए कि ये तो बाहर से आया बंदा है, ये तो गरीबुल वतन है, ये तो परदेसी है, इसकी बात की अहमियत क्यों ली जाए? तो ये नहीं किया गया। उसको एक इक्वल कंपेनियन के तौर पे कंसिडर किया गया और उसकी बात को समझा गया और उसको इम्प्लीमेंट किया गया। और वो जो सोल्यूशन उन्होंने प्रपोज किया था, दैट प्रूव्स टू बी अ सक्सेस।
क्योंकि जंग खंदक के बाद, वैसे ही आपको बता दूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इसके बाद अब कभी भी मुशरिक तुम्हारे ऊपर हमलावर नहीं होंगे, तुम हमला करोगे। तो दिस वाज द टर्निंग पॉइंट कि उन्होंने अपना पूरा जोर लगा लिया है। अब इससे बड़ा एफर्ट नहीं कर सकते वो, तो एफर्ट हो गया। अब इसके बाद तुम्हारी बारी, टेबल विल बी टर्न्ड, और वो हुए। अच्छा जी, उसके बाद एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन एम्प्लॉयज ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड। तो इससे अगर आप डाइवर्सिटी को, मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोगों को अडॉप्ट करते हो, उनको स्पेस देते हो, उनको मौका देते हो, तो इससे आपकी जो एबिलिटी होती है टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द बेस्ट एम्प्लॉयज़, वो कायम हो जाती है। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक परसेप्शन बन जाती है कि वहाँ पे डाइवर्स जो बैकग्राउंड के लोग हैं उनको काम करने की इजाज़त भी दी जाती है, मौका भी दिया जाता है और उनको रिटेन भी किया जाता है। तो डाइवर्सिटी की जो इम्प्लीकेशन है पहली, दैट इज़ कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को डील कर रहे होंगे तो उसमें आपको क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्यों ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स गो साइड बाय साइड। जिस चीज़ को आप पहले अहम समझोगे, जिसकी अहमियत को रिकॉग्नाइज़ करोगे, उसके बाद ही आप उससे कोई बेनिफिट रीप कर सकते हो, बेनिफिट हासिल कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंस है, जो दूसरा फायदा हो सकता है, दैट इज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। रिड्यूस्ड कॉस्ट एसोसिएटेड विद हाई टर्नओवर, एब्सेंटिज्म एंड लॉ सूट्स। अगर अब ये तीनों जो मसाइल होते हैं, टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग आते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में लोग आते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, दिस इज कॉल्ड टर्नओवर। और एब्सेंटिज्म, एब्सेंट से है कि लोग छुट्टियां ज्यादा करते हैं। अब ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन का मसला होता है। और लॉ सूट्स, पाकिस्तान में तो खैर कानून ही कोई नहीं है लॉ सूट्स का कि आप जो मर्जी कर दो, लेकिन पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करती हैं। हमारा एक इदारा है वफाकी मुहतसिब, उसका काम ही ये है, वफाकी मुहतसिब का, और उसके हर प्रोविंस के अंदर भी ऑफिस हैं। तो अगर आपकी कोई ग्रीवियंस है अबाउट योर एम्प्लॉयर, तो आप वहाँ जाके कंप्लेन कर सकते हो, वो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन वहाँ पे अब चूंकि अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि कोई ऐसी फोरम भी मौजूद है जहाँ पे जाके हम अपना ग्रीवियंस, अपना दुख या अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं अगेंस्ट आर एम्प्लॉयर। तो लॉ सूट्स भी कर सकते हैं, पाकिस्तान के कानून में प्रोविजन मौजूद है। लेकिन यहाँ पे कत्ल के मुकदमे नहीं चलते, तो लॉ सूट का मुकदमा कहाँ चलेगा? तो ये वाले जो मसाइल हैं, ये अगर डाइवर्सिटी को आप एम्ब्रेस करते हैं, डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज करते हैं, तो ये वाले मसाइल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कम होंगे। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी एज एन ऑर्गेनाइजेशन। पहले हमने बात की कि इंडिविजुअल लेवल पे अगर डाइवर्स बैकग्राउंड का बंदा आएगा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक नया एंगल ऐड हो सकता है। और अगर इस तरह की डाइवर्स बैकग्राउंड के काफ़ी सारे लोग होंगे तो उसका जो कंपाउंडिंग इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन लेवल की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। और फिर सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपकी जो वर्क फोर्स है वो डाइवर्स है, कुछ लोग हैं जो कि उसी इलाके से हैं और कुछ लोग हैं जो कि उस इलाके से बाहर से आए हुए हैं, तो उनका जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है वो ज़ाहिरी तौर पे आपको डिफरेंट नज़र आएगा। मिसाल के तौर पे, अगर लाहौर के अंदर एक ऑफिस है और उसके अंदर एक एम्प्लॉई है जो लाहौर से ही है, उसकी लेवल ऑफ कमिटमेंट और उस ऑफिस में काम करने वाला एक बंदा जो कि साउथ पंजाब या सिंध से आया हुआ है, उनमें फ़र्क होगा। क्यों? क्यों फ़र्क होगा? डिफरेंट कल्चर की वजह से। और ये नहीं वजह, बुनियादी वजह ये नहीं है, ये भी नहीं है। जो लाहौर वाला है उसकी पूरी एक सोशल लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसके बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर काम है जो कि उसने करने हैं, उसकी फैमिली है, रिश्तेदार हैं, एक सोशल सर्कल है। जो साउथ पंजाब से आया, जो सिंध से आया, उसका तो यहाँ पे कोई सोशल फैब्रिक है ही नहीं, वो तो सिर्फ यहाँ काम करने आया है। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे बढ़ जाती है। अब ये एथिकली पता नहीं कितना सही है, ये गलत है। लाहौर के अंदर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जिस्ट करती हैं, एड में लिखा होता है, क्या लिखा होता है कि लाहौर शहर से बाहर से आने वालों को तरजीह दी जाएगी। गवर्नमेंट का इश्तिहार पढ़िएगा, उसमें ये लिखा होता है कि लाहौर का बंदा अप्लाई ना करे, हमने नहीं रखना उसको। अब जाहिर है अगर एक शॉप के ऊपर 12 घंटे जॉब करनी खड़े होके,
तो लाहौर वाला कहेगा मैं 12 घंटे काम करके बाकी फैमिली को कब टाइम दूँगा, बच्चों के पास और 100 तरह के काम है। तो जो बंदा वहाँ से उठ के आया हुआ है, सरगोदा से उठ के आया हुआ है मिसाल के तौर पे, वो तो काम करना है, उसने काम करना और सो जाना जाके। तो इसलिए दे प्रेफर, और उसी शॉप के ऊपर उन्होंने एक बनाया हुआ है, हॉल सा बना है, उसी में रह सो लेते हैं। तो ये बेसिकली इट्स नॉट एन एथिकल अप्रोच, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है ऑर्गेनाइजेशन को। स्ट्रेटेजिक लेवल, स्ट्रेटेजिक क्या होता है? एनीथिंग दैट इज लॉन्ग टर्म, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक। जब आप लॉन्ग टर्म विजन लेके जाते हैं और ऐसा फैसला जो लॉन्ग टर्म होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है और जिसको रिवर्स करना मुश्किल होता है, उसको हम स्ट्रेटेजिक कहते हैं। तो स्ट्रेटेजिक फवायद क्या क्या होते हैं जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस किया जाता है और उसको माना जाता है? इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क प्लेस, मार्केट प्लेस, विद इम्प्रूव एबिलिटी टू बेटर मार्केट डाइवर्स कंज्यूमर्स। अगर कंज्यूमर डाइवर्स है और आपकी वर्क फोर्स भी डाइवर्स है, तो डाइवर्सिटी की वजह से एक बेहतर इनपुट मिल जाएगी आपको एम्प्लॉयज़ की तरफ से, अपनी वर्क फोर्स की तरफ से, जो वो समझते हैं। अगर आपने कोई खाने की चीज़ लॉन्च करनी है इन कराची और आपकी जो सेल्स फोर्स है वो लाहौर से है, तो ईटिंग हैबिट्स का ही नहीं पता लाहौर वालों को कि वो कैसा खाना खाते हैं, एंड वाइस वर्सा। अगर कराची वाला यहाँ कुछ लॉन्च करने लगेगा तो वो उस पर्सपेक्टिव में देखेगा, एंड सेम अप्लाइज। मतलब कहते हैं ना कि 10-12 किलोमीटर के बाद ज़बान का जो डायलेक्ट है, जो लहजा है, वो बदल जाता है। सिर्फ डायलेक्ट ही नहीं चेंज होता, कल्चर भी चेंज हो जाता है, ईटिंग हैबिट्स भी चेंज हो जाती है। तो इस डाइवर्सिटी में जो एक तनव्वु है, ये जो एक इख्तलाफ है बज़ाहिर, इसको हार्नेस किया जा सकता है, इसको ऑर्गेनाइजेशन के फ़वायद के लिए, फ़ायदे के लिए एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। और इसी से अगर आप के जो सेल्स फोर्स में मौजूद लोग हैं वो इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं फॉर डाइवर्स कंज्यूमर, तो आपका मार्केट शेयर बढ़ सकता है, सेल ग्रोथ हो सकती है, और दिस कुड बी अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज। अब ये एक पूरा लंबा टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ाया जाता है कंपेटिटिव एडवांटेज क्या होता है। इतना समझ लें कि कंपेटिटिव एडवांटेज इज द एडवांटेज दैट यू अटेन इन कंपैरिजन विद योर कंपटीशन। एक ऐसी सलाहियत जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है इन कंपैरिजन विद योर कंपटीशन, जो कंपैटिटर में नहीं है और आपके पास है, दैट इज कॉल्ड कंपैटिटिव एडवांटेज। और यही सोर्स होता है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होती है। और आखिरी जो स्ट्रेटेजिक फ़ायदा है, दैट इज एथिकली, इखलाकी तौर पे दिस इज राइट थिंग टू डू। जो डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करना है, मुख्तलिफ लोगों को अपनी सेल्स फोर्स का हिस्सा बनाना है, एथिकली, अखलाकी तौर पे दिस इज़ राइट थिंग टू डू। हम किसी को सिर्फ इस वजह से डिसएडवांटेज पे क्यों रखें कि वो मुख्तलिफ है, वो डाइवर्स है। एक गांव से रहने वाला बंदा जो टाट स्कूल से पढ़ के आया है, वो डिसएडवांटेज पे क्यों हो इन कंपैरिजन विद समवन जिसने लाहौर के किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा है? तो फ़र्क क्यों आना चाहिए? तो एथिकली भी ये बात सही नहीं है, दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। फिर जैसे हमने ये बात की, गवर्नमेंट को डिसएडवांटेज पे क्यों रखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ के उसके अंदर एक डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। तो ये तमाम वो फैक्टर हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट कर सकते हैं, या डाइवर्सिटी को जो वर्क प्लेस के अंदर एग्जिस्ट करती है उसको एम्ब्रेस करने की अहमियत को उजागर करते हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि डाइवर्सिटी के लिए बाय डिज़ाइन, बाय डिफ़ॉल्ट एक सोर्स क्रिएट करती हैं, एक वजह बनती हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से लाजमी वर्क प्लेस के अंदर या वर्क फोर्स के अंदर डाइवर्सिटी या इख्तलाफ होगा। वो क्या है कि जो अब पूरी दुनिया के अंदर आबादी बढ़ रही है, अब आबादी बढ़ रही है, लोग जब ज़्यादा हैं आबादी में आपके डिस्पोजेबल के ऊपर, तो अब उसका मतलब ये निकलेगा, उसका मंतकी नतीजा क्या निकलेगा कि आपके पास जो चॉइस टू रिक्रूट है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो पहला जो फैक्टर है जिसकी वजह से जो वर्क फोर्स है, जो वर्क प्लेस है, वो चेंज हो रही है, दैट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, टू द टोटल नंबर ऑफ
जो पॉपुलेशन है वो चूँकि इंक्रीज़ कर रही है और वो चेंज कर रही है। फिर अब चूँकि जो डेवलपमेंट है, जो कम्यूट करना है, वो इतना आसान हो गया है कि अब मतलब कोई बंदा ये सोच भी नहीं सकता था आज से 10-12 साल पहले कि आप लाहौर से कराची 1 दिन में जा सकते हैं। मतलब 18 घंटे की ट्रेन का सफ़र था। अब आप मोटरवे पे जाएँ तो विदिन 12 आवर्स आप इन कराची। तो जो चेंजिंग पॉपुलेशन है, दैट इज़ आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द इश्यू ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। फिर रेशियल एंड एथनिक ग्रुप्स हैं। ये क्या होते हैं इसके ऊपर आगे जाके बात करेंगे कि मुख्तलिफ नस्ल और मुख्तलिफ लिसान, लिसान होता है ज़बान, मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले लोगों का जो डिफरेंस होता है, ये भी कंट्रीब्यूट करता है कि आपकी जो वर्क फोर्स है, जो वर्क प्लेस है, उसमें मुख्तलिफ लोग आएंगे। और ये जो डिफरेंस आता है, ये जो इख्तलाफ आता है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द रेस एंड इस एथनिक ग्रुप, कि किसी रेस में, किसी नस्ल में लोग सर्टन तरीके से सोचते हैं, सर्टन तरीके से बिहेव करते हैं। अब वो वाला जो डिफरेंस है, वो रिफ्लेक्ट होता है इन द वर्क प्लेस एज वेल। और फिर एक पूरी दुनिया में ग्लोबल फिनोमेना है, पाकिस्तान में भी है, दैट इज़ एजिंग पॉपुलेशन। एजिंग पॉपुलेशन क्यों है? आज से 50-60 साल पहले जब तक यूनाइटेड नेशन नहीं बना था, हर 15-20-25 साल बाद एक जंग हो जाती थी। अब जंग हुई है, लाखों लोग मारे गए, तो पॉपुलेशन इन कंट्रोल रहती थी। यूनाइटेड नेशन आ गया, अब कोई भी लार्ज स्केल जंग, दूसरी जंग अजीम के बाद तकरीबन 70-80 साल में कोई बड़ी जंग नहीं हुई। और दूसरा, हमारी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब जो एक बीमारियों की वजह से, वबाओं की वजह से जो डेथ होती थी, उसके अंदर एक कंसिडरेबल कमी आ गई है। तो इस वजह से अब लोगों की जो उम्र है, बायोलॉजिकली वो बढ़ना शुरू हो गई है, और अब बढ़ना शुरू हो गई है तो ज़्यादा जो आबादी है वो बूढ़े लोगों की है। और फिर जैसे ही आबादी बढ़ी है, कि कोई मेजर जंग नहीं हुई, मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली, लोगों की एज बढ़ना शुरू हो गई, और इसकी जो सप्लाई साइड के ऊपर हमने कट लगा दिए पूरी दुनिया के अंदर, आबादी कम करो, आबादी कम करो, बच्चे कम पैदा करो, और जो हैं वो बूढ़े होना शुरू हो गए। तो पूरी दुनिया के अंदर ये पाकिस्तान में खैर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो वो जो आबादी कंट्रोल करने वाले उस मैकेनिज्म को फॉलो ही नहीं करता, लेकिन पूरी दुनिया में, यूरोप के अंदर ख़ास तौर पे, जर्मनी के अंदर, और जो ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, इवन इन कनाडा, ये बहुत बड़ा मसला है। जर्मनी कहता है उनका कि हमें तकरीबन हर साल 4 लाख बंदा चाहिए जिसकी एज 30 ईयर्स से कम हो और उसके पास मास्टर डिग्री या कोई टेक्निकल स्किल हो। क्यों चाहिए? हमारी इकॉनमी को चलाने के लिए कोई जवान बंदा ही नहीं है। तो आप इसको भी एक्सप्लोर करें कि जर्मनी इज़ अ परफेक्ट डेस्टिनेशन आप लोगों के लिए, कि अगर आज से 3-4 साल बाद आप इसको माइंड में रख के इस तरह जाएँ, तो ये उनके पास जो स्किल्ड, टेक्निकल और यंग जो वर्क फोर्स है, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। क्योंकि आबादी कम करना शुरू करे, और स्कैंडिनेवियन में भी ये, फिनलैंड और नॉर्वे, इस जो रीजन है, वहाँ पे चूँकि वेदर बहुत सख्त होता है, तो हमारे यहाँ के जो गर्म इलाकों के लोग हैं वो जाना पसंद नहीं करते, कि वहाँ पे साल में 11 महीने बर्फ़ होती है, तो वहाँ पे मसला हो जाता है हेल्थ का, सस्टेन नहीं कर पाते, वापस आ जाते हैं। लेकिन जर्मनी में ये मसला नहीं है। तो एजिंग पॉपुलेशन भी एक फैक्टर है, कि जब आपके पास पूरी दुनिया में यंग लोगों की जो मुयस्सर तादाद है वही कम है, तो अब आपके लिए एक डायलेमा क्रिएट हो जाता है कि हम जो यंग इमर्जिंग माइंड्स के लोग हैं उनको कैसे इनकॉर्पोरेट करें इन द वर्कफोर्स। अब ये एक सर्वे था जो कि यूएस में किया गया है, कि जो उनकी वर्कफोर्स है उसमें कितना डिफरेंस आया है। 2005 में वो लोग जो कि फॉरेन बॉर्न थे, कि बाहर से आए हुए थे, इमिग्रेंट्स थे, वो 12% थे, और 2050 में दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये 19% तक चले जाएंगे। अब इसका क्या है, रीज़न क्या है? लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ क्यों कहा जाता है अमेरिका को? इसी वजह से कि वहाँ पे पूरी दुनिया का जो बेहतरीन दिमाग है वो इकट्ठा होकर वहाँ बैठ गया, और अमेरिका को सुपर पावर उन्होंने बना दिया। अब रेशियल और एथनिक ग्रुप, रेशियल रेस से, नस्ल से, और एथनिक ग्रुप
कि जो डिफरेंस होता है मेरे और आप में बेस्ड ऑन माय लैंग्वेज, लिसानी बुनियादों के ऊपर जो फ़र्क होता है उसको एथनिक कहा जाता है। और लिसानी बुनियाद के ऊपर, जो ज़बान की बुनियाद के ऊपर डिफरेंस होता है, इसकी बुनियाद होती है इनका कल्चर, कि किस कल्चर से कोई बंदा आएगा, उसकी बेसिस के ऊपर उसका एक लिसानी पहलू बनेगा, उसकी ज़बान डिफरेंट होगी फ्रॉम अनदर। इसमें जो वाइट हैं वो 67 थे और 47 हो जाएंगे। तो बेसिकली जो वाइट एम्प्लॉयमेंट के, जो वर्क फोर्स के अंदर जो उनका हिस्सा है वो कम हो रहा है। उसके बाद जो हिस्पैनिक हैं वो 14 से 29% डबल हो जाएंगे। ये जो हमारा इलाका है ना, मोरक्को और स्पेन, ये वहाँ के लोग हैं। मतलब उनके उनकी समझ लें जो और जॉब करने वाले लोग हैं ये वो हैं। अच्छा जी, उसके बाद ब्लैक, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि अब ये एक ऐसी डाइवर्सिटी की टाइप है, ऐसी किस्म है जिसमें कोई उसका फ़र्क नहीं आ रहा जी। और एशियंस, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका वाले, ये भी ऑन द राइज़ हैं। ये 5% से 9% तक चले जाएंगे। और जो दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उसमें हम माशाल्लाह से हम भी छठे नंबर पे हैं। तो ये तमाम जो फैक्टर्स हैं कि अब आबादी हमारी इतनी ज़्यादा है लेकिन हमारा रकबा इतना ज़्यादा नहीं है। चाइना और इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की समझ आती है, बड़े मुल्क हैं। ऑस्ट्रेलिया की भी समझ आती है। जापान, बांग्लादेश, नाइजीरिया और पाकिस्तान, ये इनमें फिट नहीं होते ड्यू टू द जो साइज़ ऑफ द कंट्री है, कि साइज़ ऑफ द कंट्री इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन पॉपुलेशन में उनका हिस्सा बहुत ज़्यादा है। तो ये ग्लोबल वर्क फोर्स के अंदर जो चेंजिंग ट्रेंड्स हैं, पिछली स्लाइड में हमने ये बात की कि वो वाले ट्रेंड्स जो कि फोर्स करते हैं, जो कि ट्रिगर करते हैं, जो कि बायस बनते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क फोर्स होगी उसमें डिफरेंसेस होंगे, उसमें फ़र्क होगा। और यहाँ पे ये बात हम कर रहे हैं कि जो ग्लोबल ट्रेंड है वो भी यही है कि अमेरिका के सर्वे से ये लग रहा है कि जो वर्क फोर्स के अंदर आने वाली डाइवर्सिटी है उसके मल्टीपल रीजंस हैं। अब हमने ये बात तो करते रहे कि वर्क प्लेस डाइवर्सिटी होती है, वर्क फोर्स में डाइवर्सिटी होती है, ये कितनी किस्म की होती है। हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो डिफरेंस है ये किस वजह से है। तो अब हम देखते हैं कि जो वर्क फोर्स के अंदर या वर्क प्लेस के अंदर डिफरेंस आता है, जो तब्दीली होती है, जो इख्तलाफ आता है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप है दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि एज है। अब इसमें कुछ बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं। वो ये है कि इस वक्त जो ग्लोबल वर्क फोर्स है पूरी दुनिया में, उसका जो 40% है उसकी एज 45 साल या उससे ज़्यादा है, और 18% ऐसा है जिसकी एज 55 ईयर्स या इससे ज़्यादा है। अब इससे क्या लग रहा है, इससे एजिंग पॉपुलेशन कंफर्म हो रहा है। इस डाटा से भी एजिंग पॉपुलेशन कंफर्म हो रहा है कि हमारी जो टोटल ग्लोबल वर्क फोर्स है उसका 58% जो टोटल बनता है वो 45 एंड अबव बनता है। तो 60% जो है वो 45 साल या इससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो वर्क फोर्स के अंदर एम्प्लॉयड लोग हैं उनकी जो तादाद है उन लोगों की ज़्यादा है जिनकी एज ज़्यादा है। अब इसमें जो अगली बात है जो समझने वाली वो ये है कि बाय लॉ एज डिस्क्रिमिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1967, बाय लॉ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। अगर आपको लगता है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो कि यहाँ पे मुझे सिर्फ इस वजह से नहीं रखा गया कि मेरी एज ज़्यादा है, या इस वजह से नहीं रखा गया कि मेरी एज कम है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एज डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू द 1967 एज डिस्क्रिमिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एक्ट। अब इसमें बेबी बूमर्स का हमने जिक्र किया था कि बेबी बूमर्स कौन है। अब ये ऐसे एज ब्रैकेट्स हैं जिनको ग्लोबली स्टडी किया गया कि इनमें जो कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, जैसे बेबी बूमर्स हैं, इनके ऊपर हम अगले लेक्चर में भी बात करेंगे। ये ऐसे लोग जो 1946 से लेके 1964 के दरमियान पैदा हुए, इनको कहा जाता है ये बेबी बूमर्स हैं। बूमर्स क्यों कहा जाता है ऐसे, ये क्योंकि वो
तादाद है बेबी 1946, जैसे मैंने कहा कि दूसरी जंग अजीम ख़त्म हो चुकी थी, पूरी दुनिया में अमन आ गया था, तो यकदम पूरी दुनिया की आबादी बहुत बढ़ी, तो उन्होंने कहा कि ये बूम आया आबादी में, इसलिए इनका नाम उन्होंने रख दिया बेबी बूमर्स। और इनको फिर उन्होंने कहा कि ये जो सर्टन एज ब्रैकेट है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 46 से लेके 64 है, इनकी जो है ना मेंटल अप्रोच टुवर्ड्स बिजनेस और परचेज और सेलिंग वो सिमिलर है, तो इनकी एक खास तरह से करेक्टरिस्टिक्स बना दी गई। इसी तरह जनरेशन एक्स की बात की जाती है, जनरेशन वाई की बात की जाती है, मिलीनियल्स, यू आर जनरेशन वाई, मिलीनियल्स इनको कहा जाता है। तो अब ईयर मुझे नहीं याद आ रहा, मेरा ख्याल है 2025 की बात है ये, कि 2025 तक जो ग्लोबल वर्क फोर्स है उसमें 70% वुड बी जनरेशन वाई, मिलीनियल्स, 94 से ऑनवर्ड जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, वो लोग 70% ऑफ द ग्लोबल वर्क फोर्स का हिस्सा का बने होंगे और उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो पहली जो टाइप है जिसकी वजह से हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर डिवीजन होती है, दैट इज एज। आपके लिए इसमें से जो टेक अवे है दैट इज कि एज की बेसिस के ऊपर अगर आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं, और अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, ये बाय लॉ गलत है। दूसरी, वेरी ऑब्वियस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है, डिफरेंस होता है, वर्कफोर्स के अंदर डाइवर्सिटी होती है। जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि हम ये समझते हैं कि कुछ ऐसे काम है जो कि मेल ओरिएंटेड है, सेल्स है, ड्राइवर है, सिविल इंजीनियर है, लिस्ट है कि जिसमें हम समझते हैं कि ये खवातीन के करने का काम नहीं, तो अब उसकी वजह से एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो जाती है। प्यू रिसर्च सेंटर है अमेरिका के अंदर, उसने एक रिसर्च की है कि जो 60% अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स हैं वो खवातीन हैं। तो इसका मतलब है, अब इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं 60% वो तो अंडर ग्रेड में खवातीन हैं, लेकिन जब प्रोफेशन की बात की जाती है तो वहाँ पे ये इन्वर्स है, 60% मेल है, 40% फीमेल है। तो इसका क्या मतलब लगा कि इन द कैरियर खवातीन आर ऑन द डिसएडवांटेज ड्यू टू द जेंडर, कि जेंडर की वजह से कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो कि वैसे ही कह दिया गया कि ये इन्होंने नहीं करनी। तो इसका मतलब क्या है कि कैरियर और प्रोफेशन में, वर्क फोर्स में आप लोग डिसएडवांटेज पे होते हो ड्यू टू योर जेंडर। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो इनइक्वालिटी है वो परसिस्ट करती है, वो एग्जिस्ट करती है, यू हैव टू लिव विद इट। उसके बाद अब ये एक और स्टडी है कि गुड मैनेजर इज स्टिल परसीव्ड एज ए प्रीडोमिनेटली मस्कुलन। मस्कुलन क्या होता है, फेमिनिन एंड मस्कुलन, ये दो टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं कि कुछ ऐसी एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ ऐसी खूबियां हैं जो कि मेल ओरिएंटेड हैं, जैसे कद ऊंचा होना, बहुत हैफ्टी होना, ताकतवर होना, रोबदार होना, एग्रेसिव होना, डोमिनेंट होना, तो इनको कहा जाता है ये मस्कुलन है। इसके मुकाबले में फेमिनिन क्या होता है कि कुछ ऐसी खूबियां जो कि खवातीन के साथ एसोसिएट की जाती हैं, कि वो केयरिंग ज़्यादा होंगी, वो अंडरस्टैंड ज़्यादा करेंगी, वो इंगेज ज़्यादा करेंगी, वो फोकस ज़्यादा करेंगी, तो ये फेमिनिन खूबियां हैं। अब स्टडीज कंक्लूडेड, रिसर्च इंडिकेट करती है कि जब मैनेजर की बात की जाती है तो लोग अभी भी ये समझते हैं कि अच्छा मैनेजर वही होगा जिसके अंदर मस्कुलन जो क्वालिटीज हैं, जो मस्कुलन एट्रीब्यूट्स हैं, वो प्रीडोमिनेटली ज्यादा होंगे। तो मस्कुलन मतलब अग्रेसिव होगा, ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होगा, डोमिनेट करेगा, इनिशिएटिव लेगा। तो ये वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि अमूमन मर्दों के साथ एसोसिएट किए जाते हैं, तो रिसर्च स्टडीज इंडिकेट कि ये अब भी लोग यही समझते हैं कि अगर ये मस्कुलन आपके अंदर एबिलिटीज या एट्रीब्यूट्स हैं तो ही आप अच्छे मैनेजर हो सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि रिसर्च सजेस्ट कि देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। गैलप का सर्वे है जी कि पीपल प्रेफर मेल बॉसेस,
फिर 41% ने कहा कि नहीं, हमारी कोई प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन बाकी तमाम लोगों ने ये कहा कि हमारी 69% पीपल सेड कि हम ये प्रेफर करते हैं कि हमारा जो बॉस है वो मेल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अब इससे भी ये इंडिकेट हो रहा है कि जो डाइवर्सिटी आती है, जो डिस्क्रिमिनेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, वो होती है। मल्टीपल जो स्टडीज़ हैं, इनको इनकॉर्पोरेट करने का मकसद सिर्फ ये था, इनको शो करने का मकसद सिर्फ ये था कि ये जो जेंडर की बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन। मैकेंजी इज द ग्लोबल बेस्ट कंसल्टिंग फर्म। तो उनका एक सर्वे है कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो 24% हैं इन द 58 ग्लोबल कंपनीज, वो खवातीन हैं। तो इसका मतलब है कि देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ रिसर्च इंडिकेटर्स, जिससे ये पता लगता है कि ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मर्द और औरत होने की वजह से एक डिस्क्रिमिनेशन होती है। 35% ऑफ द वुमेन सेज दैट दे हैव फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्क प्लेस। 35% खवातीन ने ये रिपोर्ट किया है कि सिर्फ इनके उनके खातून होने की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करना पड़ी है, वो 35% सेड कि हाँ हुई है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग और बहुत बड़ा नंबर है। अब ये है रेस एंड एथनिसिटी, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि रेस क्या होती है। रेस इज द बायोलॉजिकल हेरिटेज इंक्लूडिंग स्किन कलर एंड एसोसिएटेड traits that people use to identify themselves. रेस इज कि आपकी नस्ल जो है, आपका बायोलॉजिकल जो हेरिटेज है, जो आपका असासा है, कि जिस सर्टन क्लेन के अंदर आप पैदा हुए हैं, जिस कबीले के अंदर आप पैदा हुए हैं, उसकी वजह से आपकी कुछ ट्रेड्स होंगी। आपका स्किन कलर है, जैसे हम वैसे स्किन कलर में तो हम तमाम ब्राउन हैं, लेकिन जिस नस्ल से, जिस रेस से हम हैं, उसकी साथ कुछ एसोसिएटेड ट्रेड्स होती हैं जिनकी वजह से हम मुख्तलिफ होते हैं। ये मेयो साहब की हमने बात की थी कि महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर के ऊपर कब्जा करने के बाद इनको लाहौर से निकाल दिया पूरी। अब ये देखिए, हो सकता है किसी एक बंदे की वजह से उसको तकलीफ हुई हो, तो उसने कहा कमिंग बैक कि जो रेस की वजह से एक बायोलॉजिकल हेरिटेज होता है हर नस्ल के साथ, सर्टन पीपल के साथ, तो उसकी वजह से वो पर्सनैलिटी के अंदर ट्रांसलेट होता है। तो उसकी वजह से डिफरेंस आता है इन द वर्क प्लेस, उसको कहा जाता है कि ये रेस की वजह से। दूसरा है एथनिसिटी। एथनिसिटी ये होती है कि सोशल ट्रेड्स हैं, ये जैसे मैंने कहा था ना, एथनिक ग्रुप होता है लसानी बुनियाद के ऊपर, और लसान इज योर लैंग्वेज, और लैंग्वेज कम फ्रॉम योर सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप होते हैं। तो सोशल ट्रेड्स सच एज कल्चरल बैकग्राउंड और एलिजियंस दैट कैन शेयर्ड बाय द ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर ऐसी कॉमन चीज़ें जो कि ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर है और सोशल ट्रेड्स हैं, उनको हम एथनिक ग्रुप कहते हैं। जैसे उर्दू स्पीकिंग एक पूरा जो सेगमेंट है, वो एथनिक ग्रुप है जिसकी बुनियाद इज लैंग्वेज। फिर हम सराइकी कहते हैं कि एक सराइकी लोगों का एक सर्टन ग्रुप है, पंजाबी लोगों का एक सर्टन ग्रुप है। तो any difference, any associated difference that is based on the ethnic और social traits, जिसकी वजह से वो डिफरेंस क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड एथनिसिटी। अब इसकी इम्प्लीकेशन ये होती है कि रिसर्च इंडिकेट दैट प्रेफरेंस ऑफ ओन रेस एंड एथनिसिटी एग्जिस्ट। नॉर्मली लोगों ने ये देखा है कि जिस रेस और जिस एथनिसिटी से किसी का ताल्लुक होता है, जब वो वर्क फोर्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट का कोई फैसला करना होता है, तो उनको वो प्रेफर करता है। तो टेक अवे क्या है कि इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि आपने डिस्क्रिमिनेशन या फ़र्क जो करना है ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड एथनिसिटी नहीं करना, ये गलत है। इसकी इम्प्लीकेशन जैसे मैंने क्लास के शुरू में बात की थी कि कोक का एक केस है, कोका कोला का ये केस है कि 2000 के अंदर कोक के ऊपर यूएस के अंदर जो लॉ सूट्स हुए थे, जो उनको जुर्माना किया गया था, वो 192 मिलियन यूएस डॉलर का था। वजह क्या थी कि
जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट द ब्लैक्स, कालों के खिलाफ, बहुत पुरानी बात नहीं, 22 साल पहले के कोक के अंदर इतने ज़्यादा केसेस किए गए उनके एम्प्लॉयज़ की तरफ से कि उनको इतना भारी जुर्माना अदा करना पड़ा। सिर्फ 13 साल बाद एक डाइवर्सिटी इन कारपोरेशन का मैगजीन है जो कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करता है और फिर देखता है कि वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में सेंसिटिविटी पाई जाती है या नहीं। उसमें कोक को पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे रखा गया था कि जो कालों के लिए, जो ब्लैक्स नीग्रो हैं, उनके लिए कोक इज द सेकंड बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। सिर्फ 13 साल पहले एक कंपनी के ऊपर इतने ज़्यादा लॉ सूट्स होते हैं कि वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। कैसे किया कोक ने? जैसे मैंने बताया था कि उन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि चीफ डाइवर्सिटी ऑफिसर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखा, जिसका काम ही सिर्फ ये था कि पूरी कोक की जो कंपनी है उसके अंदर डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, एथनिसिटी, उसको मिनिमाइज करना है और इंक्लूसिव बनानी है अपनी तमाम वर्क फोर्स। इंक्लूसिव का मतलब है कि जहाँ पे तमाम लोगों को पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए। उनकी वजह से टॉप मैनेजमेंट ने अपनी कमिटमेंट का इजहार किया और उन्होंने एक डाइवर्स और इंक्लूसिव वर्क फोर्स बनाने का फैसला किया और एक 2020 का विजन बनाया उन्होंने उन लॉ सूट्स के बाद कि 20 साल बाद हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डाइवर्सिटी के इस मैगजीन की टॉप रैंक्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, जो कि उन्होंने 13 साल में ही बना लिया। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि चीफ डाइवर्सिटी ऑफिसर ने इस बात को इंश्योर किया कि हमने अपना जो फोकस रखना है दैट इज़ टू क्रिएट साइनर्जी यूजिंग द डाइवर्स वर्कफोर्स। साइनर्जी क्या होती है? रिमेंबर व्हाट? एक से ज्यादा लोग जो मिलके काम करते हैं। A sum is always greater than its parts। दो लोग जो मिलके काम करेंगे उनकी जो आउटपुट निकलेगी, अगर वो दोनों लोग अलग अलग काम कर रहे होंगे तो उन दोनों की अलग अलग आउटपुट से ज़्यादा होगी। ये सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स इज कॉल्ड साइनर्जी। तो साइनर्जी तभी क्रिएट हो पाएगी ना कि अगर एक निग्रो है, एक गोरा है और वो दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, कमिटमेंट के साथ इंक्लूसिवली काम नहीं कर रहे, तो साइनर्जी नहीं क्रिएट हो पाएगी। तो डाइवर्स वर्कफोर्स, निग्रो भी हैं, हिस्पानिया वाले भी हैं, सेंट्रल एशियन भी हैं, एशियंस भी हैं, काले भी हैं, सारे मिल के कंबाइन एफर्ट जो कर रहे हैं उसकी वजह से जो आउटपुट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो साइनर्जी क्रिएट हो जाएगी। तो ये इम्प्लीकेशन है रेस की और एथनिसिटी की। ये हर जगह पे उसी तरह अप्लाई होती है जैसे अमेरिका में होती है। हमारे माशरे में भी, जैसे हमने गोरमे की एग्जांपल ली, तो वहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन ट्रेट अपनी एम्प्लॉयमेंट की, रिक्रूटमेंट की पॉलिसी बनाई हुई है। अगली जो डिफरेंस आता है, अगला जो फ़र्क आता है इन द वर्क फेस, इन द वर्क फोर्स, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटीज एंड डिसेबिलिटीज। डिसेबिलिटी की वजह से भी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। लेकिन 1990 में एक एडा कानून आया था, एडीए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में कोई भी एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है उसकी वजह से किसी को सिर्फ इस वजह से डिसएडवांटेज पे नहीं रखा जाएगा या उसको डिस्करेज नहीं किया जाएगा या डिक्लाइन नहीं कर दिया जाएगा कि आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी पाई जाती। और ये मैंने जैसे कहा था कि आपने अब जाके देखना है कि जो भी अखबार के अंदर इश्तिहार आपको मिलेगा उसके अंदर ये डिक्लेरेशन मिलेगा कि वी आर इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि कोई भी बंदा ये ना सोचे कि मैं मर्द हूँ, औरत हूँ, डिसेबिलिटी है, इसकी वजह से किसी बंदे को जॉब के ऊपर अप्लाई करने का जो राइट है वो नहीं छीना जा सकता। और इसका जो उलट है, इसकी जो बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम है वो ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो डिसेबल लोग होते हैं इनके लिए स्पेसिफिक कोटा बना दिया जाता है। अगर 100 जॉब्स हैं तो 5 जॉब्स सिर्फ उन लोगों के लिए जो जिनके अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, विजुअली इम्पेयर्ड है, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। अब तो खैर टेक्नोलॉजी ने ये जो विजुअली इम्पेयर्ड होना है या जो अंधे हैं, अब मतलब विजुअली इम्पेयर्ड है, नज़र नहीं आता लेकिन पीएचडी कर रहा है, क्योंकि ऐसी डिवाइसेस अब आ गई हैं
कि जैसे स्टीफन हॉकिंग था, वो इम्पेयर्ड था, वो माजूर था, बेसिकली बोल ही नहीं सकता था, तो उन्होंने एक मशीन ऐसी बनाई आईबीएम ने जो कि उसके माइंड के साथ कनेक्ट कर दी, और उसकी जो लिप रीडिंग वो ऐसे करती थी कि आंखों को वो किस तरह हिलाता है तो उसका क्या मतलब है, वो मशीन रीड करके लिखती थी। एक बंदा अपनी ज़िंदगी के मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उसने माजूरी में गुजारा है, लेकिन साइंटिफिक जो नॉलेज है उसके अंदर कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है उसकी, वो इम्पेयर्ड था, माजूर था। तो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए भी, और अगर कोई बोल नहीं सकता, किसी को पोलियो हुआ है, तो इसकी इन तमाम जो फैक्टर्स हैं, जो कि डिसेबिलिटीज़ हैं, इनकी बुनियाद के ऊपर अपॉर्चुनिटी का जो राइट है टू अप्लाई फॉर एन अपॉर्चुनिटी, तो वो उसको आप एक्नॉलेज करेंगे और इसको एम्ब्रेस करेंगे। ये ब्लूमबर्ग का मैंने आपको कहा था कि बिजनेस वीक होता है, ब्लूमबर्ग का बिजनेस वीक, जिसको आपने बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस आपने इसको ज़रूर देखना है। इसमें आपके लिए काफ़ी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो कि आपको हेल्प आउट करेगी टू अंडरस्टैंड बिजनेस एंड इकोनॉमी एज वेल एज ग्लोबल एंड लोकल, सबकी समझ आएगी। इन्होंने एक सर्वे किया था कि ये जो फियर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, या एक जनरल परसेप्शन होती है अबाउट द डिसेबिलिटी, कि अगर कोई डिसेबल होगा तो उसके साथ कुछ एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं जो कि एसोसिएट कर दिए जाते हैं कि डिसेबिलिटी का क्या मतलब होता है। सबसे पहला फेयर ये होता है कि हायरिंग पीपल विद डिसेबिलिटी लीड टू हायर एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट एंड लोअर प्रॉफिट मार्जिन, कि जब एक डिसेबल बंदे को आपने हायर किया है तो जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट की कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। ज़ाहिर है एक बंदा जो चल नहीं सकता उसको ऑफिस तक लाना, उसके लिए ख़ास तरह की वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करने से कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, और ज़ाहिर है चूंकि वो डिसेबल है तो उसकी जो आउटपुट है वो कम होगी, तो उसका मतलब है कि प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। तो ये पहला फेयर था जिसको ब्लूमबर्ग के बिजनेस वीक ने इन्वेस्टिगेट किया, और रिजल्ट ये आया कि जो एबसेंटी रेट है वो एक नॉर्मल बंदे और एक एबनॉर्मल बंदा, या एबनॉर्मल तो नहीं कहना चाहिए, एक डिसेबल बंदे में इक्वल है। एबसेंटीज़म मतलब कि काम पे ना आना, छुट्टी करना। तो इसमें जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ द कंपनसेशन, वो भी ज़्यादा नहीं है। तो जो फेयर है कि कॉस्ट ज़्यादा होगी और प्रॉफिट कम होगा, वो रियलिटी में ऐसा नहीं है एज पर द ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक। दूसरा फेयर ये होता है कि जिस बंदे में कोई डिसेबिलिटी होगी उसके अंदर जो स्किल्स हैं, जो एबिलिटीज़ हैं टू परफॉर्म द टास्क, वो कम होंगी एज कंपेयर टू अ एबल काउंटर पार्ट। उसके मुकाबले में अगर एक पूरा एबल बंदा है और एक डिसेबल बंदा है, उन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो जो स्किल लेवल है वो ज़ाहिर है एक आम बंदे में ज़्यादा होगा। तो जो ब्लूमबर्ग की फाइंडिंग है वो ये है कि कॉमन प्लेस टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट एंड वॉइस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने कहा था कि लोग विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं लेकिन वो पीएचडी कर आते हैं, कैसे कर आते हैं, यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो जो टेक्नोलॉजी है, फेस रिकग्निशन है, और इनकी वजह से, इंटरनेट की वजह से जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इन द आईटी सेक्टर, अब ये चीज़ इररेलेवेंट हो गई है कि अगर किसी बंदे के पास एबिलिटी है और अगर किसी बंदे में कोई डिसेबिलिटी है तो उनकी परफॉर्मेंस के अंदर कोई फ़र्क होगा। अगला फेयर ये था कि अनसर्टेनिटी ओवर हाउ टू टेक पोटेंशियल डिसिप्लिनरी एक्शन विद द वर्कर्स विद डिसेबिलिटी। डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होता है कि अगर इसने कोई गलती कर दी, कोई पॉलिसी वायलेट कर दी, किसी कानून की खिलाफ वर्जी कर दी, तो चूंकि ये डिसेबल है तो इसकी एक सिंपथी क्रिएट करके एक एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा, तो ये एक फेयर होता है। तो जो ब्लूमबर्ग है वो ये कहता है कि जो अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी फॉर होम वर्क प्लेस अकोमोडेशन हैव बीन प्रोवाइडेड एज द सेम ऑब्लिगेशन एंड राइट एज फॉर एज द जॉब परफॉर्मेंस इज कंसर्न, कि इस वजह से जो वर्क परफॉर्मेंस है उसके ऊपर डिसेबिलिटी की वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और चौथा जो फ़र्क है, जो एक फियर था, हाई कॉस्ट एसोसिएटेड विद डिसेबल्ड पर्सन,
कि अगर आपने अकोमोडेट करना है एक डिसेबल पर्सन को, तो उसके साथ जो कॉस्ट है वो एसोसिएटेड होंगी। उसको ट्रैवल करा के लाना, उसको कम्यूट कराना, उसके लिए स्पेसिफिक वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करना, वर्क प्लेस बनाना, वर्क स्टेशन बनाना। तो जो रियलिटी आई है उस सर्वे के बाद, दैट इज कि मोस्ट वर्कर विद डिसेबिलिटीज रिक्वायर्ड नो अकोमोडेशन, बट दोज हु डू मोर देन हाफ ऑफ द वर्क प्लेस मॉडिफिकेशन कॉस्ट $500 और लेस। कि अगर तो चाहिए नहीं है, पहली तो बात है कि कोई एक्स्ट्रा अकोमोडेशन नहीं चाहिए, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए वर्क स्टेशन में कोई तब्दीली नहीं चाहिए। अगर चाहिए भी है तो वो $500 या इससे कम अमाउंट की है। तो ये है वो कुछ फेयर्स जो कि डिसेबल्ड पर्सन के हवाले से ब्लूमबर्ग का जो बिजनेस वीक है 2009 में उन्होंने ये सर्वे किया था, इसमें ये साबित करने की उन्होंने कोशिश की थी कि ये सिर्फ फेयर्स हैं, इनकी रियलिटी कोई नहीं है। तो अब